हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी हूँ डॉक्टर आशीष सर के साथ। ये हैं डीन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी में। और आज सर से बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसे हैं, बच्चों के लिविंग कंडीशंस कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी एडमिशन प्रोसेस और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी। तो सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा याद बताएं। जी थैंक यू वेरी मच तारिक। मैं डॉक्टर आशीष, मैं नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी का एज एक्टिंग डीन के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं हूँ एक जनरल सर्जन और एक क्लिनिशियन भी हूँ। नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है, अभी हमारा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है 40 साल से चल रहा है और पढ़ाई के हिसाब से काफ़ी अच्छा पढ़ाई भी है। यहाँ पे अभी सर कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एमबीबीएस? अभी फ़िलहाल हमारे पास है 104 स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, इजिप्ट से और कुछ बच्चे पाकिस्तान से और कुछ बच्चे दुबई से हैं। इस यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट को क्यों चूज करना चाहिए? अब ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा। बच्चों को यूनिवर्सिटी क्यों और कैसे चूज़ करना चाहिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है ह्यूमन मेडिसिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। एमबीबीएस का मतलब है ह्यूमन मेडिसिन। इसका मतलब ये जाके बाद में ह्यूमन हेल्थ के साथ और ह्यूमन बॉडी के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्रायोरिटी उन लोगों को क्या होना चाहिए कि एजुकेशन क्वालिटी कैसा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉट ओनली उज़्बेकिस्तान की, पूरा CIS कंट्रीज में आप देख लीजिए, एक ही यूनिवर्सिटी जहाँ पे 100% इंटरनेशनल फैकल्टीज़ है और पूरा का पूरा कोर्सेज एम्स के करिकुलम को फॉलो करके होता है, जहाँ पे अननेसेसरी सब्जेक्ट्स का पढ़ाई नहीं होता है। तो एक तो ये रीज़न है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, वो ना वही है। तो एक रीज़न इसलिए बच्चों को चूज़ करना चाहिए। दूसरी रीज़न ये है कि अभी है एजुकेशन बिजनेस बन गया है सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ के कैपेसिटी से कई ज़्यादा बच्चे डाला जाते हैं और बहुत सारे अभी यूनिवर्सिटीज ओवर क्राउडेड भी हैं। ओवर क्राउडेड फिर बच्चों को निकालती है, एक्सपेल करती है। हाँ, अननेसेसरी रीजन से। एग्जैक्टली। तो नवोई में क्या है कि इसमें लिमिटेशंस है। हमारा लिमिटेड सीट्स रहता है, हम लिमिटेड सीट्स में बच्चों को एडमिशन लेते हैं और उसके लिए कई ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। हम उसमें से सेलेक्ट करके बहुत क्वालिफाइड बच्चों को यहाँ पे लेते हैं। ये सेकंड रीजन बच्चों को नवोई को चूज़ करना चाहिए। तीसरा रीज़न ये है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ये जो है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, ये मिडिल इकोनॉमिक क्लास के बच्चे हैं जो मेडिकल स्टडीज़ को अफोर्ड कर नहीं पाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए हमने बहुत मिनिमम फीस स्ट्रक्चर्स में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो थर्ड रीज़न ये बच्चे नवोई को चूज़ करें अफोर्डेबल फीस के हिसाब से। और कई सारे रीजन्स हैं जैसे कि फूड क्वालिटी, इंडियन शेफ़ और इंडियन किचन, उसमें भी इंडियन क्वालिटी का बहुत अच्छा फूड हम देते हैं बच्चों को। और सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से भी नवोई रीजन खुद में एक बहुत सिक्योर, क्योंकि यहाँ पे कोल माइनिंग फैक्ट्रीज हैं, तो उसको सिक्योरिटी देने के लिए कि वीवी गवर्नमेंट नवोई रीजन का, नवोई सिटी का सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ओके सर। सर, यूनिवर्सिटी नवोई यूनिवर्सिटी कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करती है? क्या क्या एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को फैसिलिटीज देती है? और क्या ये यूनिवर्सिटी WHO और NMC के गाइडलाइन को फॉलो करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एजुकेशन क्वालिटी के हिसाब से अगर कहा जाए तो एक ही यूनिवर्सिटी होगा जो अननेसेसरी सब्जेक्ट्स को अवॉइड करके मेडिकल सब्जेक्ट्स को ही बच्चों को खाली पढ़ाता है। बाकी के CIS कंट्रीज़ के कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ तो फर्स्ट ईयर में बच्चों को मेडिकल सब्जेक्ट्स कोई भी पढ़ाई नहीं होता है। बच्चे पढ़ते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन, या ये क्या कहते हैं फिलॉसफी, और ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री ना, ये फिजिक्स, हाँ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स जो बाद में जाके मुझे लगता है कि मेडिकल फील्ड के बच्चों को कोई काम के सब्जेक्ट्स नहीं है ना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को, वेरी फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल स्कूल, बच्चों को मेडिकल करिकुलम में ही हम बच्चों को गाइड करते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी,
हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इस टाइप के जो मेडिकल सब्जेक्ट्स है बच्चे फर्स्ट डे ऑफ द मेडिकल स्कूल से ही ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये एजुकेशन क्वालिटी के लिए ये सब्जेक्ट्स करिकुलम का चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है हम सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स को इंटरनेशनल टीचर ही पढ़ाते हैं, वो भी क्वालिफाइड। और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरनेशनल टीचर है लेस देन मास्टर डिग्री के इंटरनेशनल टीचर को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इसके हिसाब से भी एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छा हुआ। तीसरा चीज़ है कि हम यहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम सिस्टम फॉलो करते हैं, वो एग्ज़ाम सिस्टम जो बाद में जाके इंडिया में नेक्स्ट जो स्टार्ट होने वाला है, और अभी यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया में जो ये स्टेप 1 स्टेप 2 का एग्ज़ाम्स फॉलो होता है ऑस्की का, एग्जैक्टली वो पैटर्न का एग्ज़ाम हमारे बच्चे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो पैटर्न में बच्चे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन क्वालिटी हमारे नवोई में मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। हम इसको एक मेडिकल हब बनाना चाहते हैं। सर, ये तो मैंने भी देखा है कि अभी रिसेंटली बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए और ये पैटर्न कहीं ना कहीं इंडिया की जैसे वाइवा और जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो भी कंट्री एडवांस कंट्री है मेडिकल फील्ड में वैसे एग्जामिनेशन हुआ। जैसे CIS कंट्री में तो काफ़ी इजी एग्जाम के पैटर्न होते हैं, CUT वगैरह का, और वाइवा भी बहुत कम ही वैसा होता है। तो ये है। और जैसे आपने बताया कि नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी इंडिया के कैरिकुलम एम्स के सब्जेक्ट को फॉलो करती है। ये चीज़ें मैंने भी देखा है जब बहुत सारे बच्चों की CIS कंट्री की डिग्री मैंने देखी है, जहाँ पे 19 सब्जेक्ट के अलावा कम से कम पूरे टोटल 6 ईयर में 60+ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इवन कि फर्स्ट ईयर में जो मेन 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा एटलीस्ट कम से कम 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो बच्चे जो मेन सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते हैं अदर सब्जेक्ट की वजह से। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो मेन जो सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, जैसे आपने बताया कि ह्यूमन मेडिसिन, ह्यूमन को ट्रीट करने के लिए, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा लगा। और सर जैसे क्योंकि जब मेडिसिन की बात आती है, MBBS की बात आती है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। बहुत सारे बच्चों का ये जब तक इंडिया में रहते हैं, जब प्लान बनाते हैं अब्रॉड के लिए मूव करने के लिए, तो सबसे मेजर फैक्टर, और लोगों का भी ये कहना है कि अब्रॉड में क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो इसके बारे में क्या है, क्लिनिकल एक्सपोजर क्या यहाँ पे मिलती है, और मिलती है तो कौन से ईयर से मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बच्चों को MBBS में प्रैक्टिकल्स का बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट रहता है ना। तो नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी का जो नवोई सिटी में हमारे 11 स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो है ये उसमें गवर्नमेंट का, तो 11 हॉस्पिटल्स में हमारे एफिलिएशंस हैं। तो बच्चों को हम हर हॉस्पिटल्स में रोटेशन कर करके क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाते हैं। इवन कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने बच्चों को 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल पोस्टिंग रखे थे। और उससे अलावा भी अगर कोई स्पेशल सर्जरी हो रहा है और कोई स्पेशल केसेस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो वैसे केसेस को देखने के लिए हम सेलेक्टेड बच्चों को बाकी के समय में भी बच्चों को कंस्टेंटली हॉस्पिटल भेजते रहते हैं। तो इसके मतलब ये है कि हॉस्पिटल एक्सपोजर। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्रोफेसर्स हैं, वो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन दी सेम प्रोफेसर्स आर प्रैक्टिसिंग इन द हॉस्पिटल्स, तो वही प्रोफेसर वही बच्चों को ले जाके वहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हॉस्पिटल प्रैक्टिस बच्चों को बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। ये तो काफ़ी अच्छा है सर, क्योंकि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखा हुआ है कि इंडियन प्रोफेसर्स भी जिस यूनिवर्सिटी में है, तो वहाँ पे उनका बस काम इतना होता है कि थ्योरेटिकल पढ़ाना। एग्जैक्टली। और जहाँ तक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की बात है, तो वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं फिर बच्चों को वो पढ़ाते हैं या फिर गाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने बताया कि जो इंडियन प्रोफेसर जो बच्चों को टीच कर रहे हैं, सेम वही हॉस्पिटल में भी लेकर के जाते हैं, फिर बताते हैं। तो इससे मुझे लगता है और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता होगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल डॉक्टर जो लोकल डॉक्टर बताए और एक इंडियन डॉक्टर या फिर जो बच्चे जिस कंट्री के हैं उनके डॉक्टर बताएं, वो काफ़ी एक फर्क यहाँ पे होता है। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आती है कि जब अब्रॉड में क्लिनिकल प्रैक्टिकल की बात आती है, तो मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि जैसे साइमुलेशंस पे बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्या यहाँ पे डमी बॉडी होती है या फिर रियल बॉडी होती है, रियल पेशेंट के साथ बच्चे होते हैं? अब बच्चे हॉस्पिटल जा रहे हैं 11 एफिलिएटेड, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे पेशेंट्स की बॉडी में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो ऑफकोर्स बच्चे हमारे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करके पेशेंट को ही ट्रीट कर रहे हैं, नहीं कि डमी को। जी ओके सर।
सर बच्चों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में क्या है हॉस्टल्स में, और उनके जो लिविंग कंडीशंस कैसे हैं, एकोमोडेशंस वगैरह, फूड वगैरह के बारे में बताएं। अच्छा, हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल बच्चों के लिए फ्री हॉस्टल फैसिलिटी है, और फ्री हॉस्टल में हमारे बॉयज़ के गर्ल्स के लिए अलग अलग 2 हॉस्टल्स हैं, ठीक है। और हमारे एवरी रूम में 2 से 3 बच्चे हैं हम रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रखेंगे तो ओवर क्राउड हो जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और बच्चों का पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके वजह से एक रूम में 2 या 3 बच्चे रहते हैं। हर रूम में एसी और हीटिंग सिस्टम दोनों लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बच्चों को जिस चीज़ का ज़रूरत हो वो बच्चे यूज़ कर पाते हैं। अब जहाँ तक सिक्योरिटी का चीज़ है, बच्चे का डॉर्मेट्री के अंदर सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ मॉनिटरिंग होता है और वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है हर डॉर्मेट्री में। उसके बाद जो डॉर्मेट्री से बाहर निकल के जो कैंपस के कंपाउंड है, कैंपस के कंपाउंड के अलग से गेट, अलग से सिक्योरिटी है, तो डबल सिक्योरिटी चेक में बच्चे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद भी बच्चों के साथ ही रहता हूँ हॉस्टल में ही, वहीं पे अलग से रूम में, तो हमेशा बच्चे हमारे मॉनिटरिंग में ही रहते हैं। तो बच्चों के सिक्योरिटी के हिसाब से बच्चों को इतना अच्छा सिक्योरिटी शायद और कहीं पे नहीं मिल रहा है। जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हॉस्टल हैं, वहाँ पे सबसे पहले तो 3 बेड का कैपेसिटी नहीं है। एग्जैक्टली। और ना ही किसी भी यूनिवर्सिटी के, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्टल में ना एसी है। तो यहाँ पे बच्चों को, और इवन की जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी नहीं है। पहला एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं देखा हूँ कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जो है सेपरेट हॉस्टल्स हैं और एसी वगैरह की फैसिलिटीज है, और ऊपर से 3 बेड का कैपेसिटी है। जैसे एडमिशंस के प्रोसेस बच्चों के लिए क्या होते हैं, क्या इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस के जो लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जहाँ तक एडमिशन का प्रोसेस है, हमारा यूनिवर्सिटी को खुद यूनिवर्सिटी ही इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट कर रहा है, और यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए कुछ ट्रस्टवर्दी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। तो वैसे कंपनीज़ के थ्रू और डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के पेज में इंटरेस्टेड बच्चे हमें डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे 2 स्टेप्स हैं एडमिशन के। सबसे पहले हम बच्चों को डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करके एलिजिबल बच्चों को प्री एडमिशन्स दिला देते हैं। उसके बाद हम फिर एक इंटरव्यू का डेट फिक्स करते हैं, तो बच्चों के साथ एक इंटरव्यू होगा, एडमिशन का इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में हम बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि जो बच्चे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टडीज़ करना आते हैं, उन बच्चों का इंग्लिश लेवल भी काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसके वजह से हम ये 4 सब्जेक्ट पे बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो ओरल इंटरव्यूज़ होगा। तो उसके बेसिस पे हम बच्चों को ये सेलेक्टेड या नॉन सेलेक्टेड करके फिर विद इन फ्यू डेज़ में हम रिजल्ट पब्लिश करते हैं। उसके बाद बच्चों को एडमिशन लेटर मिलेगा, फिर उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह होकर बच्चे फिर आ सकते हैं यूनिवर्सिटी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहते हैं और हम हाईली क्वालिफाइड बच्चों को ही प्रीफर करते हैं। सर लगभग बता सकते हैं कि अप्रॉक्स कितने सीट्स हैं? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि 100 सीट के बाद एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके एडमिशन्स पेंडिंग में थे, यानी कि इंटरव्यू निकल गया था, फिर उसके बाद जो भी एडजस्ट थे कुछ बच्चों को किया गया। हाँ, इस साल भी यही है हमारा प्लान कि हम यूनिवर्सिटी को बिजनेस या ओवर क्राउड नहीं करना चाहते हैं। तो हर साल हमारा ये टारगेट ऑलमोस्ट 100 या 150 बच्चों का ही रहता है। तो इस साल भी 100 से 150 बच्चों का ही हमारा टारगेट है। तो उसमें से अब लास्ट ईयर हमारे जैसे कि 100 बच्चे का टारगेट था, अराउंड 300 एप्लीकेंट्स हो गए थे। तो उसमें से हमने बच्चों को इंटरव्यू करके क्वालिफाइड बच्चों को सिलेक्शन किए थे। तो इस साल भी प्रोसेस वही रहेगा, अराउंड 100 से 150 बच्चों का ही टारगेट है हमारा। सर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बच्चे कब देना शुरू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? फॉर द प्री एडमिशन्स अप्रैल से हम प्री एडमिशन्स ओपन करेंगे। तो बच्चों का जैसे डॉक्यूमेंट्स आने लगेगा फिर उसका हम रिव्यू करके विद इन 1 वीक में बच्चों को प्री एडमिशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सारिक फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।